अब हम लोग देखते हैं बिहार। नहीं चलता है क्या? बिहार, बिहार में तो हम लोग बिहार में देखते हैं कि कौन सी बात आई भाई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार में यूरोपियों का आगमन। बिहार में यूरोपियों का आगमन। अराइवल ऑफ यूरोपियन, अराइवल ऑफ यूरोपियन इन बिहार, इन बिहार। यहाँ पर हम लोग बिहार में यूरोपियन के आगमन को अब हम लोग देखते हैं। ये जो यूरोपियन का जो आगमन है बिहार में, वो किस रूप में है, इसको आप देखिए। तो नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये डच। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुर्तगाली, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। चौथा में हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। पांचवा में देखते हैं डेन, ये है डेनिश, ये है डेनिश। तो पुर्तगाली ने जो अपना केंद्र खोला ये केंद्र खोला, ये पटना में खोला, ये पटना में खोला। लेकिन इनका मुख्य केंद्र जो था, ये मुख्य केंद्र ये हुगली था। ये हुगली यानी बंगाल ये बंगाल था। और ये अक्सर क्या करते थे, हुगली से पटना के बीच, पटना, हुगली से पटना नौका के द्वारा, नौका के द्वारा अर्थात जल मार्ग, नदी मार्ग के द्वारा नदी मार्ग के द्वारा यहाँ पहुँचते थे, यहाँ पहुँचते थे। और जो ये लोग व्यापार करते थे वो चिकनी मिट्टी है, सूती कपड़ा है, ये सब का ये लेन देन ये लोग करते रहते थे। तो इसका यही पटना में ये था इसका। इसके बाद यहाँ पर कौन आया भाई, ये आया डच, ये आया डच। तो डच कितना में आया भाई, ये 1632 में। और इसका जो अपना इसने केंद्र जो इसका हुआ, यानी ये जो फैक्ट्री है, ये जो इनका फैक्ट्री है, गोदाम, यही जो गोदाम है, यही गोदाम, तो यही पटना कॉलेज के, पटना कॉलेज के, पटना कॉलेज के नॉर्दर्न बिल्डिंग में था, नॉर्दर्न बिल्डिंग में था। और इसका मूल उद्देश्य क्या था, मूल उद्देश्य क्या था, सोरा व्यापार करना, सोरा का, ये सोरा का ये व्यापार, ये सोरा का व्यापार करना। इनके अलावे सूती वस्त्र, मसाला और सारी चीज़ों का ये लोग व्यापार करते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंग्रेज, ये है अंग्रेज।
ये अंग्रेज। ये कितना में भाई? ये 1664 में। और इसका जो केंद्र था यही पटना। तो पटना में कहाँ भाई? ये गुलजार बाग, ये है गुलजार बाग केंद्र में इसका है। पटना में ये गुलजार बाग इनका था। और ये क्या चीज़ का? मसाला, ये मसाला, सूती वस्त्र, सोरा आदि का ये लोग क्या करते थे? लेन देन करते थे, ये व्यापार करते थे। ये अंग्रेज लोग का ये पोजीशन था। ये तो अंग्रेज़ों ने क्या किया भाई? इसने यहाँ पर 2 युद्ध लड़ा। अंग्रेज़ों ने 2 युद्ध लड़ा। क्या क्या लड़ा भाई? पलासी का युद्ध, ये पलासी का युद्ध सब बात बता दिए हैं। 1757 में बक्सर का युद्ध 1764 में, 1764 ईस्वी में। और यहीं पर क्या हुआ? इसके बाद बिहार पर अंग्रेज का पूर्ण नियंत्रण हो गया। पूर्ण नियंत्रण हो गया। पूर्ण नियंत्रण ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी। ये है फ्रांसीसी। ये कितना में है भाई? ये है 1600 कितना में आया भाई? ये फ्रांसीसी 1734 में आया। 1734 में। केंद्र कहाँ खोला भाई? यही पटना में खोला। मुख्य बात क्या था भाई? मुख्य उद्देश्य इसका क्या था भाई? सोरा व्यापार। ये सोरा का ये क्या करना? ये व्यापार, ये सोरा का व्यापार करना। ये फ्रांसीसी का ये बात था, सोरा का ये व्यापार करना। इसके बाद कौन है भाई? डेनिश। ये है डेनिश। ये कितना में आया भाई? ये 1774-75 में आया। और मुख्य केंद्र कहाँ है भाई? मुख्य केंद्र यही पटना। और मुख्य व्यापार यही क्या था? सोरा का। ये सोरा का था। इस प्रकार से बिहार में यूरोपीय कंपनियां आई और अपना व्यापार करने लगी। कालांतर में ये लोग शासक बने। कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता हासिल किया। सत्ता हासिल किया। कुछ ऐसी नीति बनाई जिसके वजह से इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। यहाँ के जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। यहाँ के जनजातियों ने समय पर क्या किया? समय पर विद्रोह किया। समय पर क्या किया? ये विद्रोह किया।
समय समय पर ये क्या किया, ये विद्रोह किया। तो जो समय समय पर विद्रोह किया ये नंबर 1 में था। ये समय समय पर ये जो विद्रोह किया तो नंबर 1 में क्या है, तो विद्रोह का कारण क्या था भाई, ये विद्रोह का ये है कारण, ये विद्रोह का जो कारण है ये है नंबर 1। ये विद्रोह का जो कारण है वो है नंबर 1। तो 1 नंबर में क्या हुआ भाई, कर बढ़ाकर अप्रत्याशित, कर में अप्रत्याशित वृद्धि करना, कर में अप्रत्याशित वृद्धि करना, ये वृद्धि अप्रत्याशित वृद्धि करना। दूसरा, कर में अप्रत्याशित वृद्धि करना। दूसरा में हम लोग यहाँ देखते हैं जंगल की संपत्ति को, जंगल को सरकारी संपत्ति घोषित करना, जंगल को सरकारी संपत्ति घोषित करना, घोषित करना। नंबर 3, सांस्कृतिक जनजातियों के सांस्कृतिक क्षेत्र पर धावा बोलना, जनजातियों के जनजातियों के सांस्कृतिक जीवन पर, जीवन में हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। जनजातीय क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में गैर आदिवासी को बसाना, गैर आदिवासी, गैर आदिवासी को बसाना। गैर आदिवासी को बसाना। नई भू राजस्व नीति लागू करना, नई भू राजस्व नीति लागू करना, नीति लागू करना, नई भू राजस्व नीति लागू करना, लागू करना। भूमि से बेदखल करना, भूमि से बेदखल करना। सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक रूप से प्रताड़ित करना, प्रताड़ित करना। जबरन धर्मांतरण करना, जबरन धर्मांतरण करना, जबरन धर्मांतरण करवाना, धर्मांतरण करवाना। तो ये सारा क्या था, इसका कानून था। और ये कानून इन्हें पसंद नहीं थी। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था कि इनकी अस्मिता खतरे में पड़ जाती थी। इसलिए इन लोगों को लगता था कि नहीं, ये अंग्रेजी सरकार जो कुछ भी कर रही है ये गलत कर रही है, हमारी अस्मिता को समाप्त करने वाली है, हमारा अस्तित्व मिटा देगा। मेरे सांस्कृतिक धरोहर पर इन लोगों का प्रहार जारी था। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अंततोगत्वा विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। और समय समय पर अनेक जनजातियों ने अपने तरीके से स्थानीय स्तर पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो भाई कुछ प्रमुख विद्रोह इस प्रकार से हैं। उस प्रमुख विद्रोह को आप देखिए, वो जो इम्पोर्टेंट रिवोल्ट ऑफ ट्राइबल्स है उसको आप देखिए। तो जो प्रमुख विद्रोह है, ये प्रमुख विद्रोह इस प्रकार से है भाई। ये प्रमुख विद्रोह, प्रमुख जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह।
इम्पॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट ट्राइबल रिवोल्ट। तो भाई जो इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट है वो इस प्रकार से है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये हो विद्रोह, ये है हो विद्रोह। तो ये भी कहाँ हुआ भाई? ये छोटा नागपुर में हुआ। ये छोटा नागपुर में, स्थान इनका छोटा नागपुर था। कारण था सरकारी नीति का विरोध करना, जिसमें अप्रत्याशित रूप से करों में वृद्धि कर दी गई थी। तो ये था हो विद्रोह। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं भूमिज विद्रोह। ये है भूमिज विद्रोह। ये जो भूमिज विद्रोह है, यह स्थान है छोटा नागपुर। ये छोटा नागपुर जाति है, ये जनजाति है। कौन जनजाति का था? जनजाति। ये है उरांव जनजाति। कारण था लगान वृद्धि। ये था लगान वृद्धि। तो ये था आपका भूमिज विद्रोह। कोल विद्रोह, ये है कोल विद्रोह। ये जो कोल विद्रोह है, तो ये हो गया आपका कहाँ? स्थान। ये हुआ सिंहभूम, मानभूम, आदि। इसका काल हो गया 1830-31। कारण हो गया भूमि से बेदखली करना। बेदखल करने के कारण, भूमि से बेदखल करने के कारण विद्रोह पर उतारू हो गया। विद्रोह पर ये क्या हो गया? ये उतारू हो गया। ये था कोल विद्रोह। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन स्थान है छोटा नागपुर। यह है छोटा नागपुर। नेता है जतरा भगत। तरीका है गांधीवादी यानी अहिंसात्मक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से। काल है 1913-14। इनका कहना था, कारण था लगान नहीं देंगे। लगान ना देना, लगान देने से इनकार करना, चौकीदारी कर का विरोध करना, ये विरोध करना। तो ये इस प्रकार से ये ताना भगत आंदोलन ये था। ये इसके बाद हम लोग देखते हैं
अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब है लोटा आंदोलन, लोटा विद्रोह। यह है लोटा विद्रोह, यह है काल है 1856, स्थान है मुजफ्फरपुर जेल, मुजफ्फरपुर ये जेल। कारण है कैदियों को पीतल के लोटा के स्थान पर, पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया गया था। मिट्टी का लोटा दिया जाना। अंत में जाकर के यह विद्रोह समाप्त हो गया जब पीतल का लोटा इन लोगों को दे दिया गया, कैदियों को। फिर है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह तो नोनिया एक क्या है? एक जाति है। नोनिया एक जाति है जिनका मूल कार्य मिट्टी काटना है। ये मिट्टी काटना है। ये लोग मिट्टी से सोरा निकाला करते थे। मिट्टी से सोरा निकाला करते थे। सोरा का उपयोग बारूद निर्माण में होता था। बारूद निर्माण में होता था। इन लोगों को सोरा का उचित कीमत न मिलने के कारण क्या हुआ? विद्रोह कर दिया। अब है खरवार विद्रोह। खरवार विद्रोह यह स्थान है संथाल परगना। कारण बढ़े हुए कर का विरोध करना। इसी विद्रोह को साफावारी विद्रोह भी कहा जाता है। साफावारी विद्रोह भी कहा जाता है। साफावारी विद्रोह कहा जाता है। और हम लिखते हैं बहावी विद्रोह, बहावी आंदोलन। ये बहावी आंदोलन, यह आंदोलन नेता सैयद अहमद बरेलवी ये ईरान से प्रेरित था। ये ईरान से
प्रेरित आंदोलन है, प्रेरित आंदोलन था। इसका मूल उद्देश्य इस्लाम को पाश्चात्य सभ्यता से बचाना था, पाश्चात्य सभ्यता से बताना था। बिहार में मुख्य केंद्र पटना था, ये पटना था। और नेता यहाँ पर कौन थे? यहाँ जो नेता थे विलायत खान, ये विलायत खान और इनायत खान। बाद में ये लोग सांप्रदायिक हो गए। बाद में ये लोग सांप्रदायिक हो गए। पुनः अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। फलतः सेना की मदद से दबा दिया गया। सेना की मदद से दबा दिया गया। अब हम लोग चलते हैं संथाल विद्रोह। ये है संथाल विद्रोह। काल 1855-56। नेता सिद्धू कान्हू चांद भैरव। स्थान संथाल परगना। संथाल लोग भागलपुर से लेकर राजमहल तक बड़े पैमाने पर रहते थे। बड़े पैमाने पर निवास करते थे। इस क्षेत्र को दामने कोह कहा जाता था। इस क्षेत्र को दामन एक कोह कहा जाता था। अपनी मेहनत मजदूरी से, अपनी मेहनत के बल पर इस अनुर्वर क्षेत्र को कृषि योग्य बना दिया। कृषि योग्य बनाया। अनुर्वर क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लागू कर दिए। नंबर 1, नई भू राजस्व नीति लागू किया गया।
नई भू राजस्व नीति लागू किया गया, जिसमें जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त इन लोगों के लिए काफ़ी हानिप्रद था। जंगल का दोहन करने से इन्हें रोक दिया गया। जंगल का दोहन करने से इन्हें रोक दिया गया। झूम खेती को पर्यावरण विरोधी बताकर प्रतिबंधित किया गया। इन क्षेत्रों में गैर आदिवासी जैसे सिख, बनिया एवं मुस्लिम को बसाया गया। इन लोगों ने इनका दोहन प्रारंभ किया। ठीक इसी समय भागलपुर से लेकर वर्धमान तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक इसी समय भागलपुर से लेकर वर्धमान तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इसमें संथालों से बेगारी लिया लाने लगा। ये लोग ऋण के जाल में फंसते चले गए। इन सब कारणों की वजह से इन सब कारणों के चलते सिद्धू कान्हू ने भगनीडीह में 400 ग्राम के
6,000 संथालों के साथ 6,000 संथालों के साथ बैठक किया, बैठक किया। सिद्धू कानू ने स्वयं को घोषणा किया कि सिद्धू कान्हू ने स्वयं को कहा कि ठाकुर का आदेश है कि इन लोगों को यानी गैर दिकू प्लस अंग्रेजी सरकार को भगा दिया जाएगा। इसके लिए हम सबों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि 60,000 संथालों ने विद्रोह कर दिया, सरकारी संस्थानों को कुचलना प्रारंभ कर दिया, सरकारी संस्थानों को समाप्त करना शुरू करना प्रारंभ कर दिया। इसे रोकने के लिए और सिद्धू ने स्वयं को सोमो घोषित किया। सिद्धू ने स्वयं को सोमा यानी गवर्नर घोषित किया। इन्हें रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सेना भेजी जिनका नेतृत्व कैप्टन अलेक्जेंडर एवं लेफ्टिनेंट कैप्टन अलेक्जेंडर एवं लेफ्टिनेंट थॉमसन कर रहे थे। अंत में सेना के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। सेना के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन इसके लिए कई कानून बनाए। संथाल परगना एक्ट 1856। भागलपुर एवं
वीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काटकर कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना का निर्माण किया गया। संथाल परगना का निर्माण किया गया। नंबर 2, यहाँ के भूमि को अविक्रय योग्य घोषित कर दिया। अविक्रय योग्य घोषित कर दिया। संथाल मुखिया को संथालों के प्रधान को, संथाल के प्रमुख को ग्राम प्रधान बनाया गया। इस क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत रखा गया। नॉन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार से ये संथाल विद्रोह क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं मुंडा विद्रोह। यह 1899 से 1900 ईस्वी नेता बिरसा मुंडा, क्षेत्र छोटा नागपुर। कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किए गए गैर नीतियों का विरोध करना। जैसे जंगल को सरकारी संपत्ति घोषित करना, उसे प्रतिबंधित कर देना, झूम खेती को रोक देना, अनावश्यक कर लगाना, इस क्षेत्र में गैर आदिवासी को बसाना, जैसे मुस्लिम, बनिया, सिख, ये सब को बसाना, और इन लोगों के द्वारा मुंडाओं का क्या करना, शोषण करना आदि। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या कर दिया, इनका क्या किया, ये विरोध किया। इस वजह से इन लोगों ने इनका क्या किया, ये विरोध किया। तो बिरसा मुंडा की शिक्षा दीक्षा मिशनरी स्कूल में हुए थे। ये लोग मिशनरी स्कूल में हुए थे। बाद में ये वैष्णव धर्मावलंबी बन गए थे। इन्होंने मुंडाओं को एकत्रित किया और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को उलूगान विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह को
उलूगान विद्रोह कहा जाता है, उलूगान विद्रोह कहा जाता है, यानी महान विद्रोह, यानी महान विद्रोह कहा जाता है। इनका नारा था कटोंग बाबा कटोंग साहब कटोंग, नारा था कटोंग बाबा कटोंग, कटोंग बाबा कटोंग साहब कटोंग, साहब कटोंग, दीकू कटोंग, यानी काटो बाबा काटो, साहब को काटो, अंग्रेज को काटो, दीकू को काटो। तो दीकू का अर्थ होता है दिक करने वाला, दीकू का अर्थ दिक करने वाला, दिक करने वाला, यानी तंग करने वाला, तंग करने वाला, तंग करने वाला। अंत में बिरसा मुंडा पकड़ा गया, बिरसा मुंडा पकड़ा गया कहाँ? चक्रधरपुर के पास, चक्रधरपुर के पास सोए हुए अवस्था में इन्हें रांची जेल में डाल दिया गया, रांची जेल में डाल दिया गया, रांची जेल में डाल दिया गया, रांची जेल में डाल दिया गया। हैजा के कारण इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में रांची जेल में हो गई, रांची जेल में हो गई। छोटा नागपुर एक्ट 1908 बनाया गया, छोटा नागपुर एक्ट 1908 बनाया गया और इसमें प्रावधान लाया गया कि इनके खुटकुट्टी व्यवस्था को, खुटकट्टी व्यवस्था को फिर से लागू किया गया, फिर से लागू किया गया। इस क्षेत्र के भूमि को नॉन सेलेबल घोषित कर दिया, अविक्रय योग्य घोषित कर दिया। इस प्रकार से जो मुंडा विद्रोह हुआ था वह क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस प्रकार से बिहार में कुछ विद्रोह हुए थे, जनजातीय विद्रोह, जिसको कि मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। अब मैं कल आपके सामने अदर सब्जेक्ट्स, अदर टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।